हेलो एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी एग्ज़ाम एसेंशियल सीरीज़। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज़ में मैं आपके साथ साथ में एक टॉपिक डिस्कस करता हूं, उसकी प्रीलिम्स मेंस की कंबाइंड एनालिसिस करते हैं और आप अपने आंसर चेकिंग करने के लिए इस लिंक पर सबमिट कर सकते हैं, जहां पर आपके आंसर्स चेक भी हो जाते हैं। नाउ बिफोर आई बिगिंस टुडेज सेशन, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। देखिए, जैसा कि जब ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर आपको बोला था कि इस सीरीज़ में हम लोग प्रीलिम्स मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन करेंगे। अब नवंबर मंथ आ चुका है और बहुत जल्दी हम लोग सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी होगी, बिकॉज नेक्स्ट ईयर हमारा एग्ज़ाम भी है विद इन नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो एज अ रिज़ल्ट हम लोगों को अब ये जो सीरीज़ है अपनी एग्ज़ाम एसेंशियल्स, ये बहुत जल्दी हमारी ख़त्म भी होगी। अब मैं देख रहा था आप लोग जो अपने आंसर सबमिट करते हो, तो आई कुड सी कि मैनी ऑफ यू वर नॉट सबमिटिंग आंसर्स। बहुत से लोग अभी भी नहीं करते हैं आंसर सबमिट, और जो भी करते हैं उनके आंसर्स में मैंने देखा भी इम्प्रूवमेंट कैसा हो रहा है। तो उतना अच्छा जो होना चाहिए, जिस तरह का इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करते थे, चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं। एज अ रिज़ल्ट मैंने सोचा है कि इस वीक मैं आप लोगों को थोड़ा बफर टाइम देता हूँ। आप लोग अपने आंसर्स जब लिखो तो थोड़ा और सोच के लिखिए, थोड़ा और बेटर तरीके से अपने आंसर लिखें। आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा तो शायद आप और ज़्यादा फोकस भी कर पाओगे आंसर राइटिंग पर। और मैं वीडियो भी थोड़ा छोटा बनाऊंगा, जिससे कि आप उन छोटे वीडियोस को कम से कम एक क्वेश्चन तो अच्छे से लिख लें, अगर आपको टॉपिक बड़ा लग रहा है, अगर आपको ज़्यादा लग रही हैं चीज़ें। सो इसलिए अब से मैं थोड़े छोटे वीडियोस बनाऊंगा और आपको टाइम दूंगा इस वीक का कि आप अच्छे से चीज़ें करें और आप अपने आंसर प्रॉपरली सबमिट कर पाएँ। अब ये सीरीज़ भी जो है शायद नेक्स्ट 2 वीक्स तक बस चलेगी और उसके बाद ये सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। सो आपके पास में ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसका आप यूज़ करें और अपने आंसर सबमिट करें और अपनी मेंस की भी प्रिपरेशन करें। चलिए जी, आगे चलते हैं और आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है माइग्रेशन। देखिए, बेसिक जो मीनिंग होता है माइग्रेशन का वो तो आप समझते ही हैं। मूवमेंट है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर, कई बार एक नई कंट्री पर होता है या विद इन द रीजन होता है, और उनका जो मेन इंटेंशन होता है कि नई जगह पर जाके स्टैब्लिश करना, वहाँ पर रहना। माइग्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी आदमी माइग्रेट करता है वो नई जगह पर जा करके रहना चाहता है, रेजिडेंस उसका पर्पस होता है। ये है माइग्रेशन का मेन इंटेंट। अब इसमें जो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि माइग्रेशन अलग अलग जगहों पर करते हैं, उनके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, उनके अपने अपने कारण हो सकते हैं। कई बार लोग विद इन द कंट्री करते हैं, जैसे उनको इंटरनल माइग्रेशन बोला जाता है जब वो विद इन द कंट्री करते हैं। और अगर वो आउटसाइड द कंट्री करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो उसको एक्सटर्नल माइग्रेशन बोला जाता है। लोगों के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। बिफोर आई गो ऑन टू रीजन कि क्या रीजन होते हैं, एक बार ज़रा मैं ये बता देता हूँ कि माइग्रेशन और जो दूसरे टाइप के मूवमेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। एक बार इन डिफरेंसेस को देख लेते हैं। अब जैसे माइग्रेशन के साथ में कॉमन अक्सर एक मूवमेंट होता है जिसको टूरिज्म बोला जाता है। माइग्रेंट और टूरिज्म, टूरिस्ट में अंतर होता है। टूरिज्म जनरली एक छोटा हो सकता है या बड़ा लोकेशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ का मेन पर्पस होता है नई जगह पर जा करके आराम करना। हो सकता है कई बार थोड़ा काम करना या स्टडी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर परमानेंटली सेटल करना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, या लंबे समय तक रहना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। टूरिस्ट जो होता है उसका मेन पर्पस होता है आराम करना, या फिर कुछ थोड़ा काम करना या स्टडी करना, टेम्पररी पर्पस में जाता है एंजॉय करने, वो टूरिस्ट होता है। अब इसको कंपेयर एक और वर्ड यूज करा जाता है माइग्रेशन के साथ में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जनरली उन लोगों का होता है जो किसी कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, या किसी नेचुरल डिजास्टर में फंसे होते हैं, या किसी टाइप से उनका परसिक्यूशन होता है, जिनके पास में कोई चॉइस नहीं होती है, तो उनको बोला जाता है डिस्प्लेस्ड पीपल। जैसे इसके लिए कॉमन टर्म यूज करा जाता है डिस्प्लेस्ड पीपल। अब वो इंटरनली हो सकते हैं या एक्सटर्नली हो सकते हैं। दिस इज अ डिस्प्लेस्ड पीपल जो कि अपनी जगह से ड्यू टू एनी कॉन्फ्लिक्ट या डिजास्टर हटा दिए गए हैं या हट गए हैं परसिक्यूशन की वजह से, उनको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। एक और टर्म यहाँ पर यूज होता है, दैट इज कम्यूटिंग। कम्यूटिंग होता है डेली ट्रैवल के लिए। मान लीजिए कोई पर्सन अपने ऑफिस डेली आता जाता है,
या फिर अपनी ड्यूटी में हर वीक जाता है, भाई मंडे से फ्राइडे तक वो जाता है अपनी ड्यूटी अपने ऑफिस, और सैटरडे संडे उसका घर किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ चला जाता है, तो उसको कम्यूटिंग बोला जाता है। एक और टर्म होता है नोमैडिज्म। नोमैडिज्म के केस में जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, आपने सुना होगा, जिनके पास में गोट्स होती हैं या शीप्स होती हैं या काउज होती हैं, और वो अपनी गोट शीप काउज को लेके 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए नई नई जगह जा रहे होते हैं, नई नई जगह घूमते हैं, उनको बोलते हैं नोमैडिज्म। सो नोमैडिज्म का मतलब है कि जहाँ पर उनका वे ऑफ लाइफ है कि जहाँ पर वो सीजनली मूव कर सकते हैं या कंटिन्यूसली मूव कर सकते हैं, जहाँ पर जाके नए एरियाज़ में सेटल होते हैं, वहाँ पर अपने जो काउज होते हैं, गोट होते हैं, उनको कुछ खाना वाना देते हैं जिसको पैस्चर बोलते हैं, या फिर उस जगह पर जाके कोई नया काम करते हैं, कंटिन्यूसली घूमते रहेंगे, नई नई जगह जाते रहेंगे, काम करते रहेंगे या अपने काउज गोट को लेके घूमेंगे, उसको नोमैडिज्म बोला जाता है। एक और टर्म होता है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन में टेम्पररी और अर्जेंट मूवमेंट, यहाँ पर कीवर्ड होता है अर्जेंट। इवैक्यूएशन हमेशा अर्जेंट होता है, डेंजरस एरिया से दूर किसी को मूव करा जाता है, उसको इवैक्यूएशन बोलते हैं। अब जैसे न्यूज़ आई थी, आपको याद होगा कि जब रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ था, तो उस टाइम पर भारत सरकार ने जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उनको यूक्रेन से लेके आई थी, उसको इवैक्यूएशन बोला जाता है, डेंजरस एरिया से दूर लेके जाना। एंड लास्टली पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज में रिलीजियस रीज़न से या स्पिरिचुअल रीज़न से लोग नई नई जगह जाते हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो होते हैं वो 4-4 5-5 दिन के लिए वाराणसी चले जाते हैं, काशी चले जाते हैं, बहुत से लोग कामाख्या टेम्पल भी जाते हैं, 3-4 दिन के लिए वहीं रुकते हैं। तो ये होता है पिलग्रिमेज। एक बार मैं फिर से रिवाइज करे दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है टूरिज्म या ट्रैवल। ये बोला जाता है इंजॉयमेंट के लिए लोग जाते हैं, कम समय ज़्यादा समय के लिए इंजॉय करने, परमानेंटली वहाँ नहीं रुकना है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ये होता है कि अगर किसी रीज़न से, किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या फिर किसी परसिक्यूशन की वजह से या डिज़ास्टर की वजह से अगर किसी आदमी को अपना घर छोड़ना पड़ता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कम्यूटिंग अगला टर्म है। कम्यूटिंग का मतलब है जहाँ पर हर दिन या हर वीक अगर आना जाना पड़ता है ऑफिस, तो उसको कम्यूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है नोमैडिज्म। यहाँ पर लोग सीजनली या कंटिन्यूसली अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, हर 2-3 महीने में, 4 महीने में अपने जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ मूव करते हैं, गोट है, काऊ है, उनके साथ मूव कर जाते हैं, नई नई जगह जाके सेटल होते हैं, इसको नोमैडिज्म बोला जाता है। वहाँ पर उनको जो उनके गोट काऊ है उनके खाने की जगह भी मिलती है, साथ ही साथ उनको भी काम मिल सकता है, तो उसको नोमैडिज्म बोलते हैं। इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन होता है जब अर्जेंटली किसी पर्सन को उसकी जगह से निकाला जाता है क्योंकि उस जगह पर कोई इमरजेंसी है, डिजास्टर है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको इवैक्यूएशन बोला जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट होता है अर्जेंट। तो देखिए अगर अर्जेंटली निकाला जा रहा है तो इवैक्यूएशन है, अगर धीरे धीरे खुद से निकल रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट है। लास्टली पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज में रिलीजियस रीजन से कोई आदमी अपनी जगह से दूसरी जगह जाता है। अब ये तो बात हो गई कि माइग्रेशन कैसे दूसरे मूवमेंट से अलग है। अब अगली बात करते हैं माइग्रेशन क्यों होता है। देखिए जी, माइग्रेशन होने के जो रीजंस हैं उनको हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं पुश फैक्टर और एक होते हैं पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स का मतलब होता है वो कारण जिसकी वजह से कोई पर्सन अपने सोर्स को छोड़ के जाता है, उसको बोलते हैं पुश रीजंस। अगर कोई पर्सन अपने सोर्स रीजन को छोड़ करके जा रहा है, उसको बोलते हैं किसी उस सोर्स रीजन की वजह से उसको पुश बोलते हैं। देखिए माइग्रेशन में क्या होता है, जहां से लोग निकलते हैं उसको बोलते हैं उसका सोर्स, और जहां पर लोग जाते हैं उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। अब अगर कोई पर्सन आसाम से जा रहा है बैंगलोर, तो बोला जाएगा कि सोर्स है आसाम और डेस्टिनेशन है बैंगलोर। अब देखिए अगर सोर्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग सोर्स को छोड़ रहे हैं, तो उन चीज़ों को बोला जाएगा पुश फैक्टर्स। लेकिन अगर डेस्टिनेशन में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाह रहे हैं, तो उनको बोला जाएगा पुल फैक्टर्स। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। मैं एग्जांपल देके आपको यहाँ पर बताता हूँ। लेट से अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पुश फैक्टर्स की। मान लीजिए सर्विसेज नहीं है, जॉब नहीं है, सर्विस नहीं है, अब उसकी वजह से लोग छोड़ के जाना चाहते हैं, तो वो पुश फैक्टर है। जैसे कि आसाम में बहुत से लोग जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, अलग अलग जगह, तो ये बोला जाता है पुश फैक्टर है, उतनी ज़्यादा जॉब नहीं है। या फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, बहुत से लोग जो होते हैं वो
फ्लड्स की वजह से या अर्थक्वेक्स की वजह से छोड़ के जाते हैं तो बोला जाता है नेचुरल डिजास्टर से। या बहुत से लोग वॉर की वजह से अपनी जगह छोड़ के जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होती है, राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो वो हो जाता है पुश फैक्टर। या खाने की कमी है, ड्राउट किसी जगह बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो वो पुश फैक्टर है। किसी भी और कारण से अगर उनकी अनहैप्पी लाइफ है तो बोला जाता है पुश फैक्टर है। इसके ऑपोजिट होता है पुल फैक्टर। बोला जा रहा है कि अगर कोई एक ऐसी चीज़ जो डेस्टिनेशन में हो, मान लीजिए डेस्टिनेशन में बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा अच्छा एंटरटेनमेंट है। अब जैसे बहुत से लोग जो होते हैं सिटीज़ में जाते हैं क्योंकि वहाँ सिटीज़ में उनको बड़े बड़े मॉल मिलते हैं। बहुत से लोग रूरल एरिया से सिटी में आते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं, सिटी सेंटर और ये सब, तो उनको घूम के मज़ा आती है, तो एंटरटेनमेंट फैसिलिटी है। ट्रांसपोर्ट लिंक अगर बेटर मिलती है, ज़्यादा अच्छी लिविंग कंडीशन, ज़्यादा अच्छी हेल्थ, एजुकेशन हो गई, यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन, तो ये सब पुल फैक्टर्स है। बेटर वे ऑफ लाइफ, फैमिली लिंक्स है। बहुत से लोगों का क्या होता है, फैमिलीज अलग अलग जगह हैं। अब जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत से लोग आसाम में होते हैं जिनकी फैमिली जो होती है बैंगलोर में उनका कोई ना कोई रिलेटिव होता है, या फिर मुंबई में उनका होता है, और कई बार जाके वहीं पर वो सेटल हो रहे होते हैं। तो फैमिली लिंक्स की वजह से वहाँ पर सेटल हो रहा है, इसको बोला जाता है पुल फैक्टर हो गया। सो दिस इज द पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर्स ऑफ द माइग्रेशन। अब अगली बात करते हैं हम लोग माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए माइग्रेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव आउटकम, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है अच्छी चीज़ें क्या होती हैं माइग्रेशन से, और नेगेटिव का मतलब है कि भाई बुरी चीज़ें क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। देखिए अब जिस भी जगह पर जो डेस्टिनेशन है, जब वहाँ पर माइग्रेंट जाते हैं, आप अगर इधर देखिए कि जो डेस्टिनेशन है, जब यहाँ पर माइग्रेंट पॉपुलेशन जाती है तो ये लोग तो भाई देखिए काम करने आए होते हैं, इनको नई जगह पर काम करना है, सर्विस करनी है। और जब यहाँ पर काम करते हैं तो उस जगह पर चीप लेबर आता है, एफिशिएंट लेबर है, लोग काम करने के लिए विलिंग होते हैं। एज अ रिजल्ट डेस्टिनेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। डेस्टिनेशन में जो जगह है उनका ये फ़ायदा हो रहा है, उनकी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है क्योंकि उस जगह पर ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं। जनरली अगर आप माइग्रेशन देखोगे, माइग्रेशन कौन करता है तो यंग मेल सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करते भी हैं। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन यंग मेल सबसे ज़्यादा करेंगे। आपने अपने आसपास भी देखा होगा जो यंग बॉयज़ होते हैं, जो यंग यूथ होता है से 16 से लेके 25 वाले, वो जल्दी माइग्रेशन करते हैं। तो वो जब भी जाते हैं तो वो काम भी करते हैं बहुत, और उस जगह पर इकोनॉमिक ग्रोथ है। अच्छा, अब बिकॉज वो काम करते हैं तो जो भी उन्होंने पैसा कमाया वो पैसा कमा के कहाँ भेजते हैं, अपने घर में। इसकी वजह से इकोनॉमिक रेमिटेंसेस की वजह से सोर्स रीजन की ग्रोथ भी हो जाती है। साथ ही साथ जो स्किल डेवलपमेंट होता है, नई जगह जाते हैं, वहाँ पर जाके नई नई चीज़ें सीखते हैं, और नई चीज़ें जाने के बाद में जब वो वापस आएंगे तो वहाँ पर आकर के अपने घर में भी आकर के नई नई स्किल्स दे रहे होते हैं। तो जो डेस्टिनेशन रीजन पे जब वो वापस आते हैं तो वहाँ पर भी उनको नई स्किल्स देते हैं, नई नई चीज़ें। आप देखते ही होंगे बहुत से लोग जाते हैं आसाम से, गुवाहाटी से या बाकी जगहों से मुंबई जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, वहाँ से नए नए फूड आइटम सीख के आते हैं, देन वैसे ही रेस्टोरेंट आसाम में खोलते हैं और वहाँ पर आके सेम चीज़ देते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है बिकॉज ज़्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है माइग्रेंट का। सोशल इम्पैक्ट है भाई, देखिए जब नई नई जगह जाते हैं लोग तो अलग अलग कल्चर के लोग आके मिलते हैं, उसकी वजह से प्लूरलिज्म होता है। प्लूरलिज्म का मतलब है बहुलवाद। दैट मीन्स अलग अलग कल्चर के लोग जब एक ही जगह मिल के रहते हैं तो उनके बीच में ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है, ज़्यादा सोसाइटी में यूनिटी बढ़ती है क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। इसी को हम लोग सिटीज़ के लिए बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। सिटी में अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटनिज्म इसको बोला जाता है। सो सिटी के लिए ये वर्ड यूज़ करा जाता है। और प्लूरलिज्म किसी भी सोसाइटी में अच्छा माना जाता है कि जब वहाँ पर अलग अलग जगह के लोग रहते हैं तो सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, ये एक अच्छी चीज़ होती है। नेक्स्ट, अच्छा एक और बात, माइग्रेंट्स जो नए रीजन पे जाते हैं उनको बेटर फूड एंड न्यूट्रिशन मिलता है, उससे भी उनका फ़ायदा हो रहा है। एंड जो डेमोग्राफिक एडवांटेज भी हो रहा है। डेमोग्राफिक एडवांटेज का मतलब है, जैसा भी 2 दिन पहले सत्यजीत सर भी डेमोग्राफी पढ़ा रहे थे, तो डेमोग्राफी का मतलब होता है साइंस ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जो डेटा होता है या जो जो भी चीज़ हमें पॉपुलेशन से मिलती है उसकी जो स्टडीज़ होती है, जो उसकी साइंस होती है, उसको बोला जाता है डेमोग्राफी, पॉपुलेशन की स्टडीज़। अब डेमोग्राफिक एडवांटेज का मतलब है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या एडवांटेज मिलता है। तो देखिए जहाँ से लोग जाते हैं उस जगह पर पॉपुलेशन कम होती है, एज अ रिजल्ट वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उस पर पॉपुलेशन प्रेशर कम हो जाता है।
और जो डेस्टिनेशन रीजन होता है वहाँ पर नए यंग लोग आते हैं, काम करते हैं, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक एडवांटेज होता है। भाई जहाँ पर भी यंग लोग जाएंगे, ज़्यादा काम करेंगे, वो एडवांटेज हो गया। और जिस जगह पर ओवर पॉपुलेटेड थे, जहाँ के लोग गए, उस जगह पर प्रेशर कम हो गया। ये हो गए पॉजिटिव आउटकम। अब बात करते हैं नेगेटिव आउटकम्स क्या होने वाले हैं इसके। तो पहला, भाई माइग्रेंट लेबर जिस जगह पर जाता है अक्सर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। बहुत बार इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट्स हो जाती है। जैसे अब बोला जाता है रोहिंग्या रेफ्यूजीज इंडिया में आते हैं, तो उसकी वजह से इंडिया में बोला जाता है इंटरनल सिक्योरिटी इफेक्ट होती है। इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड होता है, एनक्रोचमेंट कर लेते हैं। अक्सर माइग्रेंट लेबरर जो जाते हैं, जगह होती नहीं है तो वो एनक्रोच करते हैं ज़मीनों को। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, अब जो डेस्टिनेशन है वहाँ इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं कि वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है। प्रेशर पड़ता है वहाँ के स्कूल्स पर, हाउसेस पर, सब चीज़ों पर। बहुत बार इलिटरेट और अंडर स्किल्ड माइग्रेंट्स भी आते हैं, वो ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। भाई अगर इलिटरेट और अंडर स्किल्ड माइग्रेंट आए हैं तो वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं। बहुत बार इनमें से लोग जो होते हैं उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, प्रोस्टिट्यूशन हो जाता है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन होता है। आपने देखा ही होगा मूवीज़ में कि किस तरह से बहुत सारे लोग जो मुंबई जाते हैं वहाँ पर उनसे सोचते हैं काम करेंगे, लेकिन कुछ और ही उनके साथ में बुरी चीज़ें हो जाती हैं। स्लम्स में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है बिकॉज बहुत से लोग आते हैं। लास्टली ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि जब किसी जगह पर पढ़े लिखे लोग माइग्रेट कर जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल जो एजुकेशन है, जो लोकल वहाँ की स्किल है, वो मूव कर जाती है, उसका लॉस होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडिया के, अब आप देखिए इंडिया में बहुत से लोग IIT से पढ़ते हैं, IIM से पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं IIT से, IIM से, लेकिन चले कहाँ जाते हैं, USA काम करने। अब भारत सरकार ने उनकी एजुकेशन करी थी, जिसने भी इंडिया में पढ़ा IIT IIM से, उसकी एजुकेशन तो भारत सरकार ने करी, बट वो इंडिया में काम तो नहीं कर रहा, वो कहाँ काम कर रहा है, USA में। तो लॉस किसका हुआ, इंडिया का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि एजुकेशन करी इंडिया ने, सारा उसको जितने भी एडवांटेजेस थे, जितनी फीस थी, सब भारत सरकार ने उसको करवाई, बट फायदा किसका हो रहा है, USA का, क्योंकि वो काम USA में कर रहा है। और यही बात बोली जा रही है कि ब्रेन ड्रेन है। एक और यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं, एक्सटर्नल माइग्रेशन क्या होता है। एक्सटर्नल माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोगों का मूवमेंट होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक कंट्री से अनदर, जबकि उसका पर्पस होता है कि उनको यहाँ रहना ही होता है। इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर जो होते हैं उनको क्रॉस करना यहाँ पर मैंडेटरी होता है, उसको क्रॉस करा जाता है। कई बार ये वॉलेंट्री हो सकता है या फोर्स्ड भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इम्पैक्ट्स वो सेम ही रहते हैं, लगभग सेम रहते हैं जो आपके नॉर्मल थे। रीजंस वो भी लगभग सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो ये APSC का देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि APSC ने पहले पूछा हुआ है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउट माइग्रेशन ऑफ रूरल यूथ ऑफ आसाम। आसाम के रूरल यूथ क्यों माइग्रेट करते हैं, ये पूछा जा रहा है। क्या ये पॉजिटिव एंड इनएविटेबल प्रोसेस है? तो पहली बात है आउट माइग्रेशन के क्या फैक्टर होते हैं। तो देखिए ये तो वही है जो पुश एंड पुल फैक्टर है, वही लिखने हैं। फिर पूछा गया डू यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव। अब पूछा गया डू यू थिंक, क्या आपको क्या लगता है। तो किसी भी चीज़ में जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है, तो ज़रूरी है आप पहले उसके बता दो पॉजिटिव क्या है, और दूसरी बात उसके नेगेटिव बताओ, और फिर अपना ओपिनियन दो कि क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, इससे क्या होता है। तो आप बताइए उससे फ़ायदे क्या है, उसके नेगेटिव क्या है, फिर बताइए। और दूसरी बात इनएविटेबल प्रोसेस है, क्या ये इनएविटेबल है, क्या इसको रोका जा सकता है। सी माइग्रेशन जो है वो एक ह्यूमन राइट है, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो अगर ये बात आएगी कि इनएविटेबल प्रोसेस है, ये इट इज एन इनएविटेबल प्रोसेस, इसको रोका नहीं जा सकता है। हाँ, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मान लीजिए कोई आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है या आसाम सरकार की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अगर कोई पढ़ करके बाहर जाके काम करता है तो वो ब्रेन ड्रेन है, क्योंकि उसको सारी एजुकेशन आसाम सरकार ने दी, काम वो बाहर कर रहा है, उसको रोका जा सकता है, वो एक एविटेबल प्रोसेस है। बाकी जो माइग्रेशन है वो एक इनएविटेबल प्रोसेस है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। जैसा कि मैंने बोला था मैं आज का सेशन शॉर्ट रखूंगा, आगे आने वाले सभी सेशन भी थोड़े छोटे रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ इससे रिलेटेड जो भी मेंस के आपके पेंडिंग आंसर है प्लीज़ उसको करके सबमिट कर दीजिए। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।